दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद विनीता पे। तो लास्ट टाइम हमने EMRS वैकेंसी 2024 के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि आपकी वैकेंसीज जो 38,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ठीक है। तो इनमें जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए आपको रेडी रहना है, तैयार रहना है। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है मेरे चैनल पे, तो आपको बताऊं, मैं बहुत सारे जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाती हूं और आपको यहाँ पे नोटिफाई करती हूँ कि कौन सा एग्जाम आने वाला है या आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या आपको कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं उसको आप कैसे भरें, कब फॉर्म निकल रहा है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहती हैं और इससे पहले भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। और जो भी नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे की बात करते हैं आज EMRS की वैकेंसी 2024 की। तो हमने बात कर ली कैसे कौन कौन से पद निकलने वाले हैं। अब आज हम बात करेंगे यहाँ पर तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों के सवाल भी थे मुझसे कि मैम ये सारी चीजें तो हो गई हैं, और काफी सारे बच्चे कॉम्बिनेशन को लेके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे करके भी थोड़ा सा डाउट में थे, उन्हें उनके जवाब भी दिए गए हैं। और आज मैं यहाँ पे मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना भी जरूरी है कि EMRS जो है इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। काफी सारे बच्चे थोड़ा सा टेंशन में हैं कि भाई हम कैसे भरेंगे या कैसे तैयारी इसकी करें। तो आज मैं आपको TGT और PGT जो कि टीचिंग एग्जाम्स हैं और बाकी उनके बारे में जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके बारे में तो मैं आपको सिलेबस के बारे में तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो हाँ टीचिंग एग्जाम्स हैं, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था PRT लेवल के लिए नहीं होता, ये TGT और PGT लेवल के लिए होता है। तो इन दोनों लेवल के लिए ही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो सिलेबस जो आपका रहता है जनरली, कैसे आप इसकी तैयारी करना शुरू करेंगे और कैसे तैयारी करें कि भैया आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। और मुझे इतना पता है जो भी EMRS की वैकेंसीज आप यहाँ पे जो भी EMRS का एग्जाम देने वाला है बच्चा, वो बच्चा मतलब समझ रहे हैं, वो न्यू नहीं होगा किसमें EMRS को जो फॉर्म है उसको भरने के लिए। मुझे लगता है जनरली आपने कोई ना कोई अभी तक का एग्जाम या तो DSSB PGT, DSSB TGT PGT, या फिर आपने NVS KVS या BPSC या कोई ना कोई ऐसा एग्जाम, क्योंकि जो भी बच्चा तैयारी करता है वो बच्चा कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स के लिए भी रहता है साथ में कि भैया अगर यहाँ पर नहीं तो उसे होप रहती है कि दूसरा एग्जाम वो भरे तो वहां पर उसका सिलेक्शन पक्का जरूर हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, EMRS जो भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल अवेयरनेस क्या है, हर एग्जाम में ये जो आपकी जनरल अवेयरनेस है हमेशा रहती है। जनरली आपकी 20 मार्क्स की रहती है, लेकिन यहाँ पर ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स की दी हुई है। अब जनरल अवेयरनेस के लिए आपको भैया क्या क्या करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये तो मान के चलो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो अवार्ड्स हैं, जो बुक्स हैं, इससे रिलेटेड चीजें जनरली पूछी जाती हैं। जो कई बार वैसे तो DSSB का फेवरेट टॉपिक रहता है डांस फॉर्म्स, लेकिन कई बार डांस फॉर्म्स को भी उठा के दे दिया जाता है। और इसके अलावा बात करूँ इकोनॉमिक्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे कल्चर से भी उठा के कई बार इसमें जनरल अवेयरनेस में पूछ लिया जाता है। तो जनरल अवेयरनेस, अब भाई इसको पढ़ें कहाँ से। देखो करंट के लिए तो आपके पास बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत सारे YouTube चैनल्स पे करंट के लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको अवेयर रहना होता है, अपने न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह में भी आप देख सकते हैं कि करंट में क्या चल रहा है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ योजना या कोई ना कोई चीजें आपकी वहां पे दी जाती हैं, बताई जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, ये सारी चीजें जो भी आपके पास जनरल बुक होगी जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना हर एक सब्जेक्ट का आपको सारा सिलेबस एक बुक में मिल जाए। और एक बुक में अगर मतलब काफी सारे पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो EMRS की भी बुक्स निकालेंगे, हो सकता है, लेकिन हाँ अगर वो आपको आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, वो आपका जो भी सिलेबस है पर्टिकुलर अगर वो कवर कर रहे हैं, तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक को उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर मैं बता दूं तो ये ऐसा नहीं होता कि सारा कुछ एक ही उसमें कवर कर दिया जाता है। ये जनरली आपको
जो भी आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का पूरा सब कुछ आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसके लिए आप थोड़ा सा ल्यूसेंट भी उठा सकते हैं। जनरली जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास आई थिंक ल्यूसेंट तो होती ही होती है, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। तो ल्यूसेंट को भी उठा के आप उसमें से, ल्यूसेंट पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है। मैं पहले ही आपको ये बता दूं, बच्चे जनरली क्या करते हैं, ल्यूसेंट उठाया और 2 पेज पढ़े फिर सो गए, फिर 2 पेज पढ़े और फिर सो गए। ल्यूसेंट पढ़ने के लिए भी आपको काफी ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। जब भी आप उसको पढ़ें तो कोशिश करें कि उसके बाद कुछ ऐसा उससे कोई इंटरेस्टिंग चीज, मतलब उसके थोड़ी देर के बाद आप पढ़ लें, मतलब चेंज कर करके पढ़ें, वरना तो आप सोते रहेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद रीजनिंग की बात करें। रीजनिंग एबिलिटी भी आपकी सिर्फ 10 मार्क्स है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपकी रीजनिंग यहाँ पे नहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखो पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, आपकी इनइक्वालिटी है, ब्लड डिरेशंस है, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन है, रीजनिंग है, वेन डायग्राम। जनरली ये वही सारा सिलेबस है जो आपके दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, तो कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। तो आपने अगर कोई भी ऐसी रीजनिंग की बुक उठाई है जो आपके सिलेबस को लेती है तो फटाफट आप उससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना जो मैं ये आपको बात कर रही हूँ, ये टीजीटी की बात कर रही हूँ, इसी के साथ मैं आपको पीजीटी के लिए भी बताते चलती हूँ। अब पीजीटी में क्या होता है भाई, ये आपकी रीजनिंग यहाँ पर 20 मार्क्स ही कर दी जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जाम है तो और मेंटल एबिलिटी चेक करनी है भैया, रीजनिंग कैसा है बच्चे का, तो यहाँ पे कर दिया जाता है इसको 20 मार्क्स का। और भाई अगर आप इतने बड़े टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको आईसीटी यानी कि कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्या होता है, साइबर क्राइम, सिक्योरिटी से रिलेटेड, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड और भी आपके फंडामेंटल जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एमएस ऑफिस होता है, कीबोर्ड और छोटे छोटे शॉर्टकट, कट कॉपी पेस्ट कैसे करें और उसके करने के लिए छोटे छोटे जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आईसीटी में पूछी जाती है और जो सेम रहता है पीजीटी में भी, ठीक है। तो भैया एग्जाम दे रहे हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई क्या क्या आता है, ये मतलब कंप्यूटर का नॉलेज, जो अब जमाना है टेक्नोलॉजी का और आपको कंप्यूटर के बारे में चीजें नहीं आ रही है तो कोई फायदा नहीं। और ये छोटी छोटी चीजें आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आती है बात टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड की बहुत सारे पब्लिकेशंस ऐसे हैं ना जो पूरा का पूरा आपको उठा के दे देंगे, मतलब आपको पूरा सिलेबस ही मिल जाएगा। लाइक अरिहंत है या दूसरे और भी आजकल अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो ट्यूटर्स होते हैं उनकी भी अपनी बुक्स वगैरह होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको सिलेबस पूरा मिल रहा है तो आप उसको उठा सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसके पीछे भी थोड़ा सा कुछ बता दूं, ठीक है, कि कुछ में ना क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी सही नहीं दिए होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार देख लें, इधर उधर आंसर भी देख लें कि सही है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सही है, क्वेश्चन सही है आपके, लेकिन आंसर थोड़े कई बार अटपटे या इधर उधर गलत मिल जाते हैं। मैं किसी एक पब्लिकेशन को यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार आंसर जरूर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, सर्च कर लेना चाहिए अपने बेस पे। आगे बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में वही आपके टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, कैसे आप पढ़ाएंगे, पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आपको ये जरूर आना चाहिए। टीचिंग नेचर क्या होता है, बच्चे के साथ आपका क्या बिहेवियर है, जो एड्स हैं, इवेल्युएशन का तरीका है, ये सारी चीजें आपकी पेडागोजी से रिलेटेड यहाँ पर पूछी जाती हैं, जो ये भी आपकी 10 मार्क्स है। टीचर बनोगे तो पढ़ाने का तरीका भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया। और इसके बाद आपका यहाँ पर जो मेन रहता है, ये रहता है आपका सब्जेक्ट। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट लगभग आपका 65 मार्क्स का, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, या साइंस है, मैथ्स है, उस सब का, या यहाँ पर भी पीजीटी लेवल में थोड़ा सा और, ये यहाँ पर 65 यहाँ पर लिया जाता है, तो पीजीटी लेवल में इसके लिए 70 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्जेक्ट में और फोकस किया जाता है। तो उस पूरे सब्जेक्ट को आपको कैसे करना है, जैसे अगर साइंस है टीजीटी के लिए तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
इन तीनों पे फोकस करना पड़ता है और एनसीईआरटी को पक्का 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 पूरा करना है। टीजीटी लेवल के लिए आपको पूरा 6 to 10th एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें और पीजीटी लेवल के लिए आपको 11th-12th को भी कंप्लीट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, अगर आपको सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो एनसीईआरटी को सबसे पहले पूरा फिनिश कर लें। एनसीईआरटी को फिनिश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट की बात। एनसीईआरटी 6 to लेके 10th तक आप टीजीटी के लिए पढ़ लें और एनसीईआरटी को 6 to लेके 12th तक का आप पूरी की पूरी पीजीटी के लिए पढ़ लें। थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को एक आधा उठा के ग्रेजुएशन लेवल का भी वो रख देता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये याद रखें। ऐसा नहीं करें कि कुछ पकड़ा और कुछ उठा के पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा, तो इसको जरूर करना है। इसके बाद में आपका लैंग्वेज रहता है। अच्छा, इसी के अंदर सब्जेक्ट के साथ साथ बता दूं आपको, इसकी सब्जेक्ट की पेडागोजी रहती है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि भैया अगर आपका साइंस है तो उसको पढ़ाने का तरीका क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथ्स है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका आप पे अलग होता है, उसकी पेडागोजी अलग होती है। तो उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है एनईपी 2020, जो कि जब से एनईपी 2020 आया है तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे गए हैं। और यहाँ पे इसके अलावा दूसरे कुछ गवर्नमेंट लाइक स्कीम्स है, फिट इंडिया, खेलो इंडिया या जो भी और अदर स्कीम्स है इससे रिलेटेड इसी टाइप की, तो उसके बारे में भी सवाल आपके पूछे जाते हैं। ये लगभग 5-5 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। और यहाँ जो पीजीटी लेवल में है तो ये 5 नंबर का पेडागोजी रहेगा, 5 नंबर का एनईपी वगैरह, ये सारी चीजें आपकी ऐसी रहेंगी। और सब्जेक्ट जो है वो पूरा आपका 70 मार्क्स का रहेगा। अब आगे बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये आपकी 30 मार्क्स की रहती है पीजीटी के लिए। क्वालिफाइंग रहती है, 40% मार्क्स आपको इसमें लाना ही लाना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आपकी जो पीजीटी लेवल पे है ये आपका 20 मार्क्स का रहता है। और अगर मैं बात करूं तो जो सिलेबस है हिंदी या इंग्लिश का, जो भी आप चूज़ करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अनसीन पैसेज आपके रहते हैं दोनों में। इंग्लिश की बात करूँ तो इडियम फ्रेजेस, ग्रामेटिकल वोकेबलरी, जो जनरली हर एक एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, टेंसेज आपके, आर्टिकल्स आपके, वर्ब, ये सारी चीज़ें जो जनरली आपके हर एक एग्जाम में रहती है वही यहाँ पर भी पूछा जाना है। और हिंदी में आपका लॉन्ग वर्ड, सिनोनिम्स, वही सारी चीज़ें जो जनरली संधि, समास, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती है ग्रामर की, वही सारा कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग है और ज़्यादा वो नहीं, बच्चे थोड़ा सा लेकिन इसमें मार्क खा जाते हैं, सब्जेक्ट में अच्छा कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझ लो कि आपको जब 40% मार्क्स यहाँ पे ले आएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे कर पाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊं, आपका समय है आपके पास 180 मिनट्स। अब 180 मिनट के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन करना है 150, चाहे वो टीजीटी है चाहे वो पीजीटी है। तो अब यहाँ पर आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से करना है। पता चल रहा है आप क्वेश्चंस तो कर रहे हैं, यहाँ पे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है, उन्हीं में फंस गए ऊपर, अपने सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो आराम से आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अपने टाइम का ऐसे मैनेजमेंट करना है कि 180 मिनट के अंदर आप 150 क्वेश्चन को क्या कर सके, पूरा सॉल्व कर सके। तो इसी के साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब तक का आप हमने थ्योरी सारा कुछ पढ़ लिया है, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यूज नहीं लगाएंगे, तब तक का आप एग्जाम में सिलेक्शन तो भूल जाए। थ्योरी पढ़ने से कभी भी कुछ नहीं होता। हमेशा आपको, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो सारे के सारे आपको पक्का जरूर लगाने। जो भी आप सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ उसके एनसीईआरटी लगाते चलें। ये अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जरूरी याद रखें, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं उसके बाद तुरंत क्वेश्चन लगाएं। और क्वेश्चन लगाने के अलावा आपको पीवाईक्यूज लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए हैं तो फिर सिलेक्शन होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि थ्योरी सब पढ़ लेते हैं बेटा, बात आके अटक जाती है वहीं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस करना सबसे ज्यादा मस्ट है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको नहीं समझ में आया हो, या क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए, ठीक है। आपकी समस्या का समाधान वहां पे जरूर किया जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।